हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, कल क्या आज ही आपका पेपर है और इसीलिए मैं आपको ये जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप पेपर से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरी तरीके से देख के जाएँ, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपके जो 15 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि जो आपको मैंने 40-45 क्वेश्चंस या 50 शायद 60 क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं इसमें से 1, 2, 3 जो भी 4-5 क्वेश्चन जैसे भी होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही एक लोगों को मिल जाएंगे कि लैब अटेंडेंट वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये जो आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर होना है, ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो लैब अटेंडेंट वाले लोग हों, तो भाई वो लोग तो देखें ही, क्योंकि उनका तो सुबह पेपर है, तो वो लोग पेपर से पहले देख लें। बाकी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले हैं वो लोग भी इसको देख के जरूर जाना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग अपना इंग्लिश में पढ़ लेना, जिसको भी इंग्लिश लगे सही की पढ़ लेना। तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो आपका यहाँ पे जो नदी तट पर स्थित नहीं, किसके? सिंधु नदी। तो ये रोपड़ था। कौन सा था? रोपड़। ये रोपड़ जो है ये अब इस समय पे जो अब प्रेजेंट टाइम में इसको रूपनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये सिंधु घाटी का ऐतिहासिक स्थल था जो पंजाब के सतलज नदी के तट किनारे स्थित था। यहाँ के मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य सैल्यूट जो थे और टेराकोटा जो था उसके केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ियाँ, इसके यहाँ से साक्ष्य मिले थे। चलो 17 नंबर देखो क्या लिखो। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? तो ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। ये 1301 में जो है राजस्थान के रणथंभौर पर तथा 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी इसने। 18 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है 1799 में जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हराया था? जो श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में उसने टीपू सुल्तान को हराया था। ठीक है। इसमें जो है आंग्ल मैसूर पहला युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 तक और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 लॉर्ड वेलेजली के साथ में हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेजली ने किया था और उधर से टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में जो है मारा जाता है और वहां पे श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई समाप्त होती है, जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार जो है इसको खत्म किया गया था। ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। निशान नहीं लगाया मैंने क्या? टीपू सुल्तान था इसमें। चलो आगे बढ़ो। जय जवान, बढ़ते रहो। देखो दिसंबर 1907 में सूरत के राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये कौन थे? ये रास बिहारी बोस थे। 1907 में जो है सूरत के जो आयोजित कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन जो था, इसमें उदारवादियों तथा गर्मपंथी अध्यक्षों के जो पद थे, अध्यक्ष पद को लेकर विवाद जो है प्रारंभ हो गया था, जहां गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और वहीं उदारवादी लोग जो थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता का जो है किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। 20 नंबर पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया। अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किया गया। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हस्ताक्षर किया गया। और लिखा हुआ लास्ट में सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया। पूना पैक्ट जो है 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में हुआ था। 21 नंबर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई है? ब्रिटिश, फ्रांस, आयरलैंड या कनाडा? तो ये ब्रिटिश जो है संविधान से ली गई है। 22 नंबर क्या लिखा हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? ठीक। तो देखो यहाँ पे प्राक्कलन समिति लिखा हुआ, सार्वजनिक उपक्रम समिति लिखा हुआ, लोक लेखा समिति और सभी विकल्प। तो ये जो कैग जो होता है ये आपका लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ होता है। 23 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या के सदस्य उपस्थित होने चाहिए? चलो देखो यहाँ पे इस कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्यता का 10वां भाग, लोकसभा की 50% या न्यूनतम 100 सदस्य। तो यहाँ पे जो कुल सदस्य होते हैं उनका 10वां भाग लिया जाता है, जिसको शायद फोरम ही कहते हैं। ठीक है। 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य होते हैं और ये अनुच्छेद आपका 100
3 में दे रखा है, 100 का पार्ट 3 में ये बात कही गई है। 24 नंबर देखो क्या हो जाएगा। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी, विद्युत ग्रही। ये भूकंप विज्ञान की वजह से, इसी की जब जो है उसके जो अंदर की जो परतें होती हैं उनमें जब हलचल होती है तभी तो भूकंप आता है, और ये किसके वजह से किया जाएगा? भूकंप विज्ञान। लद्दाख के बीच स्थित है, लद्दाख किसके बीच हो जाएगा? शिवालिक और जस्कर पर्वत, और काराकोरम श्रृंखला और जस्कर पर्वत मध्य हिमालय और शिवालिक, बृहद हिमालय और शिवालिक। तो क्या हो जाएगा? काराकोरम श्रृंखला और जस्कर पर्वत। 27 निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सी जो है लेक ही हैं? तो दोस्त नैनीताल। ठीक है, नैनीताल जो है इसको लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। 27 नंबर भाई देखो क्या हो जाएगा। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? जो बल आघूर्ण होता है उसकी दिशा क्या होती है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत और त्रिज्या के समानांतर। तो ये प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है। किधर होता है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। 28 नंबर क्या लिखा हुआ है? लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन और विद्युत अपघटन, और लास्ट में प्रभावजी आसवन। तो ये दोस्तों होता है अपचयन की वजह से, रिडक्शन जिसको कहते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है ये लोहे में जंग लगने की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, और जो रिडक्शन है मतलब अपचयन है, जो इसके बारे में तो बता ही दिया कि लौह अयस्क से लौह निर्माण की रासायनिक विधि है। फिर जो इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है जिसको विद्युत अपघटन भी कहते हैं, ये क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित धनात्मक व ऋणात्मक आयनों को अलग करने की ये विधि होती है। फिर लास्ट में लिखा हुआ प्रभावजी आसवन। जो प्रभावजी आसवन होता है इसमें कच्चे पेट्रोलियम की उपस्थिति हाइड्रोकार्बन को अलग करने की विधि के लिए होता है। 29 नंबर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिका का बैग कहा जाता है? तो ये होता है दोस्तों लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पे आके हमारे जितनी भी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके जो हमारी रेड सेल्स होती हैं वो व्हाइट सेल्स में बदल जाती हैं, मतलब कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी नष्ट हो जाती है, इसलिए। चलो 30 नंबर देखो क्या हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसकी जो है यहाँ पे गणना नहीं की जाती? किसी, क्या लिखा हुआ? निजी सचिव की सेवाएं, गृहिणी की सेवाएं, कार चालक की सेवाएं और पर्यटक गाइड की सेवाएं। तो अगर आय का आकलन किया जा रहा है और वो भी राष्ट्रीय आय का, तो इसमें जो है गृहिणी की सेवाएं, सर्विस ऑफ हाउस वाइफ को ऐड नहीं किया जाता है। देखो फिर अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आ गया। तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में हुई? तो जीवक जो था वो किसके दरबार में था? कृष्णदेव राय, बिंबिसार, अशोक या समुद्रगुप्त? तो ये बिंबिसार जो था इसके दरबार में था। ठीक है, जो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की जो नियुक्ति थी वो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। और बिंबिसार जो था ये कौन था? ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, और ये मगध की राजगद्दी पर 544 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये तारीख आपको जो बताई गई वो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, तब वो बैठा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 17 नंबर क्या लिखा हुआ है? 14वीं शताब्दी में इब्ने बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई एक यात्रा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन थी? अब इब्ने बतूता की बात कर रहे हैं, तो इब्ने बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सफरनामा, रिहला के मुलक्कल और आज तुफत अन नुजर। तो रिहाला, जो रिहला लिखी थी वो लिखी थी इन्होंने। 18 नंबर क्या लिखा हुआ है? सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? ये पूछा जा रहा है। चलो भाई देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। चलो 1764 दे रखे हैं, 1766 भी दे रखा है, 1765 भी दे रखा है, 1767। एक तो आपको सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल अल्टरनेट पे लगा दिए, 64, 65, 66, 67। अब इलाहाबाद की संधि जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और बहादुर शाह आलम जो था द्वितीय, उसके मध्य में हुई थी। तो ये हुई थी 1765 ईस्वी में। ठीक है, इस संधि का इस संधि जो थी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कड़ा यानी कि जो मानिकपुर था और इलाहाबाद के जिला शाह आलम द्वितीय को लौटाना स्वीकार कर लिया था, और कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक खिराज यानी कि जो भूमि कर था देना स्वीकार कर लिया था। इसके बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी क्या हो गई थी? प्राप्त हो गई थी। ठीक है,
चलो, तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको कभी कभार इसलिए भी बता देता हूँ, इनसे क्या होता है कि ये पेपर में जब भी कभी अगर इससे रिलेटेड कुछ मिल जाता है तो वो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि ऐसा कुछ बताया गया था। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की बात आएगी तो इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो पार्टी एसोसिएशन था ये बनाया था। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है ये 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको SHRA कहा जाता था, इसमें गठन किया था। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और भी कई लोग ऐसे जो थे वो शामिल थे। इसका जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में सामाजिक गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। और जो संगठन था इसने सैंडर्स की हत्या, लौह षड्यंत्र, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकना, ये इस तरीके के काम इसी संगठन का था। ठीक है, चलो 20 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 1943 में निम्नलिखित में से किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? चलो यहाँ पे नासिक लिखा हुआ है, राजमुंद्री लिखा हुआ है, पुणे लिखा हुआ है और सतारा लिखा हुआ है। तो इन ऑप्शंस में से आपके लिए सतारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो भारत छोड़ो आंदोलन की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसमें देश के कई स्थान जो थे उनमें से समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जैसे सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, सतारा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसमें 1943 से लेकर 1946 तक ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ये यहाँ जो है प्रति सरकार के नाम में से समानांतर सरकार की स्थापना की गई। सरकार की स्थापना में क्रांति सिंह, नाना पाटिल, बाई वी चौहान आदि की प्रमुख भूमिका थी। फिर बलिया में भी हुई, लेकिन ये 1942 में एक सप्ताह के लिए ही रही थी। यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। फिर तामलुक था, ये मिदानपुर बंगाल पड़ता है। ठीक है, दिसंबर 1942 से लेकर 44 तक चली थी, ये 2 साल ही चली थी। सबसे कम की कई बार पूछी गई, बलिया में सिर्फ एक सप्ताह के लिए सरकार चली थी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। चलो 21 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? किसे पॉपुलर चैम्बर पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ग्राम सभा और लोकसभा। इसे पॉपुलर चैम्बर नाम ये है लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति हमारा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाम का होता है। सारे कार्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत किए जाते हैं। सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह पर किए जाते हैं, सारे काम प्रधानमंत्री के तौर तरीकों, सब कुछ वैसे ही। तो क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ जितने भी नियम बनाए जाते हैं, जितने भी कानून होते हैं वो सब लोकसभा के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसको पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। और ये सीधे जनता के द्वारा, यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुन के आए जाते हैं। 22 नंबर देखो, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 25वें संशोधन, 56वें संशोधन, 14वें संशोधन या 42वें? तो ये स्वर्ण सिंह समिति बनी थी एक, ये उनकी सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, जिनकी संख्या पहले तो 10 थी, फिर जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन, जिसमें से आपको कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है मुफ्त में मिलनी चाहिए, वो संविधान मतलब संशोधन किया गया था, जिसमें अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया था। तब हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ठीक है, याद रहेगा 1976। आपसे समिति पूछी जा सकती है तो स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्हीं की सिफारिश पर 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 जो है संख्या थी मौलिक कर्तव्यों की, और बाद में 2002 में जो है ये 86वां संविधान संशोधन जो किया गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया। ठीक है, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था। चलो 23 नंबर देखो, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या हिमालय? तो दोस्तों ये सुंदरी वृक्ष जो होते हैं ये गंगा नदी के जो तट है, जिसमें सुंदरबन जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, ये वहाँ पर उगने वाले जो हैं हेलोफाइट पौधे कहे जाते हैं। मैंग्रोव वन वहीं पर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बंगाल जो है भारत और बांग्लादेश में स्थित जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत से सुंदरी वृक्ष आपको मिल जाते हैं, उन्हीं की वजह से तो उसका नाम सुंदरबन पड़ा है।
ठीक, चलो 24, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है? मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है? तो गारो, जयंतिया, दिफू और खासी। तो ये खासी की पहाड़ियां हैं जहाँ पे आपको जो है ये मासिनराम पड़ेगा, जहाँ पे हमेशा बरसात आपको होती रहती, कहा जाता है यहाँ हमेशा वर्षा होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे वर्षा की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, इसको खासी हिल्स कहा जाता है, खासी हिल्स पे ये उपस्थित हो जाएगी। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखी गई है। चलो आगे बढ़ो, 25 नंबर भाई देखो क्या लिखा हुआ है। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा की ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण होती है? अच्छा भाई चलो, अग्नेय चट्टान लिखा हुआ है, फिर ग्रेनाइट चट्टान लिखा हुआ है, बेसाल्ट चट्टान लिखा हुआ है और मैग्नेटाइट लिखा हुआ है। तो जिनको बेसाल्ट कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान, ये इनसे ये निर्माण कर देती हैं। जब हमारा जो लावा है पिघलता है तो उसका निर्माण किसका होता है? बेसाल्ट चट्टान का। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है? यानी कि एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, तो ये कौन सा हो जाता है? तनाव, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण या खिंचाव? तो ग्रेविटेशन हो जाता है एक्शन एट अ डिस्टेंस। 27 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोना, चांदी, आयरन और तांबा। ठीक है, तो देखो अगर इनमें से सबसे भारी की बात करेंगे तो सबसे भारी यहाँ पे सोना हो जाएगा, जो कि ठोस अवस्था में बिल्कुल खरे मिलता हुआ खरा। आप सोने पे डायरेक्टली सोने का अगर आप कुछ भी बनाना चाहें तो बनाना पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिक्स करके ही बनाना पड़ेगा। 28 नंबर, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये जो कथन आपसे पूछा गया है ये है किसका? मेरी क्यूरी, हार्वर्ड स्पेंसर, चार्ल्स बेबेज, लुईस पास्चर। तो ये दोस्तों किसके हैं? तो ये हार्वर्ड स्पेंसर के थे। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द जो फिटेस्ट था। ठीक है, इसका जो लिखा होता है ना योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो वाक्यांश है ये हार्वर्ड स्पेंसर का है। चलो 29 नंबर देखो क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी किसकी जो है अवधारणा इन्होंने की थी? तो लिखा हुआ है गरीबी रेखा, जिसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं, निर्वाह स्तर, सब्सटेंस लेवल, जीविका वेतन, लिविंग वेज और फूड लाइन यानी कि भोजन रेखा। तो अगर दादा भाई नौरोजी की बात आएगी तो आप एक बार गरीबी रेखा भले ही ना याद रख पाए, लेकिन पॉवर्टी लाइन आपको याद होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह किताब में आपको पॉवर्टी लाइन ही लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए हमको पॉवर्टी लाइन के नाम से ये याद होता है। 30 नंबर क्या लिखा हुआ है? बाजार पूंजीकरण में से रुपए 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस समय पे सबको पता है कि यही सबसे ज़्यादा तेजी से ऊपर उभरी हुई है 2014 के बाद से। चलो भाई 16 नंबर देखो, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बादामी। तो एलोरा गुफाएं एक ऐसी गुफाएं हैं जिनमें आपको इन सभी चीज़ों की जो है मतलब वहाँ पे इनका सम्मिश्रण मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इनका सभी का जो सांस्कृतिक मिश्रण है वो वहीं पे मिलेगा। ठीक, जो एलोरा जो है यहाँ पे लगभग 14 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 1 से लेके 12 तक बौद्ध, 13 से लेके 29 तक जो है आपको हिंदुओं और 30 से लेके 34 तक जो है जैन की गुफाएं हैं। ठीक है, चलो 17 नंबर देखो क्या हो जाएगा। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र बनी हुई है? तो देखो हुमायूं का मकबरा, वहाँ तो हुमायूं की है। महाबोधि मंदिर समूह, तो ये तो उससे रिलेटेड है ही नहीं। कुतुब मीनार में यहाँ पे इसकी ही क्या हुआ है, इसकी एक कब्र बनी है। 84 नंबर, सॉरी 84 कहाँ से आ गया, 18 क्या लिखा हुआ है? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? अच्छा, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बी.डी. सावरकर। तो ये बी.डी. सावरकर का कहना था कि ये 1857 का जो विद्रोह हुआ है ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है जनवरी 1857 की जो है बंगाल की जो दमदम छावनी के सैनिक जो है उसमें कारतूस में जो गाय की चर्बी मिलाई गई थी उसको मुंह से खोलना होता था, उस वजह से क्या था वो मना कर दिया था, उसी की वजह से ये हुई थी। बाद में जो है 23 मार्च 1857 को जो बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट थी जिसमें मंगल पांडे उनके नेता कहे जा सकते हैं, तो उन्होंने इसका विद्रोह किया था, जहाँ से ये विद्रोह जो है पूरे भारत में फैल गया। लेकिन इसकी शुरुआत जो है जो दमदम छावनी थी उनके सैनिकों ने कारतूस को प्रयोग करने से मतलब मना कर दिया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था।
स्टार्ट जनवरी में हुआ था लेकिन पूरी तरीके से फैला जो है मार्च में, जब मंगल पांडे ने इसके ऊपर विरोध किया। चलो, वर्ष 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। एम के गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ना? बी आर अम्बेडकर सभी तीनों सम्मेलन में भाग लिया था? बिल्कुल भैया, यही एक ऐसे थे जिन्होंने सब में भाग लिया था। बाकी महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे कांग्रेस की तरफ से, बाकी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? अच्छा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो लिखी गई है ये तो दादा भाई नौरोजी की किताब थी, ठीक है। फिर उसके अलावा आनंद मठ, ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। द इंडियन स्ट्रगल यही तो सुभाष चंद्र बोस की किताब है, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। बाकी अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की किताब है। 21 नंबर क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? अच्छा, सेकुलर राज्य के रूप में देखो, नीति निर्देशक, सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। प्रस्तावना में ही भाई हमारे ये शब्द को जोड़ा गया था, यानी कि सेकुलर या कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो ये हमारे प्रस्तावना में प्रियम्बल में दर्ज है। 22 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को अपनाने की बात आ रही है तो 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 24 जून 1950, तो 24 जनवरी 1950। 23 सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला कौन करता है? अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग के परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, फिर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। बिल्कुल भैया, तो यहाँ पे जो सांसद होते हैं, इनकी अयोग्यता से अगर कोई विवाद आता है तो उनका फैसला चुनाव आयोग की मदद से राष्ट्रपति ही करेगा। 24 नंबर भाई देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अच्छा, लिखा हुआ है नारकोडन द्वीप, तोशम पहाड़ी, बैरन द्वीप और धिनोधर पहाड़ी, तो ये बैरन द्वीप है। वो भी कहाँ पे? ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, और ये कहाँ पड़ेगा? ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उससे लगभग 135 किलोमीटर की दूर जो उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। और इसके विपरीत नारकोंडम अंडमान सागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। इससे प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी यानी कि सोता हुआ ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है। 25 नंबर, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अच्छा, पश्चिमी तट हो और उसका उत्तरी भाग हो, ठीक है। चलो, तो पश्चिमी तट आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा ऐसे ऐसे करके गया हुआ ये आता है आपका पश्चिमी तट, ठीक है। अब ये पश्चिमी तट है, अब इस पश्चिमी तट में भी जो ऊपर का इलाका यानी कि ये जो उत्तर का उसने कहा है ना, तो ये उत्तर का जो क्षेत्र है उत्तरी भागों को, उसको क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, मालाबार तट या गोदावरी। तो भैया इसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहेंगे, जो कि वो गोवा वाला जो तट एरिया पड़ता है, गोवा मुंबई वाला। 26 नंबर, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? अच्छा, स्फतीय यानी कि फील्ड्स पर माइका अभ्रक और पायरोक्सिन और स्फटिस, तो ये आपका जो है स्फतीय है, ठीक। जो 26 नंबर है इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेल्सपारों की उपस्थिति होते हैं। पृथ्वी की जो भू सतह यानी कि क्रस्ट का जो आधा भाग है वो फेल्सपार से बना है। इसका रंग भूरा नहीं, इसका रंग जो होता है हल्का क्रीम कलर से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 27 नंबर में क्या हो जाएगा? जब बर्फ पानी से ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। कितना हिस्सा इसके बाहर रहता है? तो ऐसा कह सकते हैं कि 1/10वां हिस्सा जो है पानी के बाहर रहता है। बाकी 9/10वां हिस्सा होता है वो ऐसा समझ सकते हैं 10 किलो का पहाड़ है बर्फ का, जिसमें से आपको वो 9 जो है अंदर रहेगा पानी के, एक हिस्सा आपका बाहर रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 0.1 मिल जाएगा, क्योंकि 1/10वां कहा जाता है। अगर आप इसको बदलेंगे तो मतलब 1 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। 28 नंबर, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, चूना या वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों
जल की स्थायी कठोरता को तो मैग्नीशियम या कैल्शियम, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड एवं नाइट्रेट आदि लवणों में घुले रहने के कारण जो है इसमें कठोरता पाई जाती है। और जल की स्थायी कठोरता को अगर दूर करना है तो या तो आप उबाल लीजिए उसको, लेकिन उबालने से तो दूर हो नहीं सकता यार। उबालने से कैसे? हाँ, उबालने से तभी दूर हो सकता है जब उबालें और जो भाप निकल रही हो आप उसको एक पानी के रूप में दूसरी जगह पे स्टोर कर लें, तब उसकी स्थायी कठोरता को आप दूर कर पाएंगे। लेकिन देखो, अगर आपको उसकी स्थायी कठोरता को दूर करना है तो जल में आप वॉशिंग सोडा मिला दीजिए, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा आप मिला दीजिए। तो उससे डालकर जो है परम्यूटेट यानी कि सोडियम जो है जियोलाइट विधि को दूर किया जा सकता है। कठोर जल में साबुन आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो आपके घर में अगर आपकी साबुन डाल रहे हैं और पानी में उसमें झाग नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके उधर कठोर जल है। छोटे को जोई कहा जाता है। जो छोटा होता है, जो छोटा क्या, उसको जोई कहा जाता है। मगरमच्छ, जेब्रा, कंगारू या मोर। तो जो छोटा कंगारू होता है उसको जोई कहा जाता है। 30 नंबर, परिवर्तन वक्र को के रूप में जाना जाता है। जो परिवर्तन वक्र होता है उसको किस रूप में भी जाना जाता है? तो परिवर्तन वक्र आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से होता है, ठीक। अब ये जो है हिस्सा, ये वाला, ये इसको कहते हैं परिवर्तन वक्र, ठीक है। तो इसको कहते हैं परिवर्तन वक्र। ये किसके रूप में जाना जाता है? तो देखो, आपूर्ति वक्र, तटस्थ वक्र, उत्पादन संभावना वक्र या मांग वक्र। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रूप में इसको जाना जाता है। चलो भाई, फिर अब यहाँ से भी एक और पार्ट हमारे सामने आ गया है। तो इसलिए मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन भी लेके आया, जिससे क्या हो कि आप जब ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे तो 100% श्योर है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो भैया हमको देखने को पेपर में उसी रूप में मिल सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि आपको पेपर से पहले मैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करा दिया जाए। चलो, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या संस्कृत? तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उन सब में जो है ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। और इनको जो है सबसे पहले जो इसके शिलालेख थे 1750 में जो फेनथैलर थे उन्होंने खोजा था, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने इनको सबसे पहली बार 1837 में इनको पढ़ा था। 17 नंबर, कृष्णदेव राय की कृति में से एक अमुक्त माल्यद इस भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो क्या लिखा हुआ है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या संस्कृत? तो दोस्तों ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। चलो 18 नंबर देखो, निम्नलिखित हस्तियों में से कौन प्रार्थना समाज से संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पे हमें प्रार्थना समाज से रिलेटेड कौन ऐसा आदमी है जो नहीं है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, फिर आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर और राष्ट्र में एम.जी. रनाडे। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रार्थना समाज से रिलेटेड नहीं है वो हैं आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में मुंबई के जो आचार्य थे केशव चंद्र सेन, इनकी प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे थे, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर जो थे, इन लोगों के, और आर.जी. भंडारकर जो हैं वो प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता भी थे, ठीक। तो यहाँ पे आपको सारे मिल गए, बस ईश्वरचंद्र विद्यासागर आपको उसमें नहीं मिलेंगे। 19 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अंग्रेजों को अपनी नाइटहुड उपाधि दे दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा दुखी होकर किसने? मौलाना आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो जो नाइटहुड की उपाधि थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास थी और उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दे दिया था। क्यों? क्योंकि जो उस समय पे जो हत्याकांड हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया था। 20 नंबर, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो ये कौन सा था? बादशाही आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, देवबंद आंदोलन या सुल्तानी आंदोलन? तो दोस्तों ये था खिलाफत आंदोलन। ये दोनों भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, जिनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कॉमरेड समाचार पत्रों के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया था। कौन कौन से थे याद कर लेना, कॉमरेड और अल हिलाल। कौन सा? कॉमरेड और अल हिलाल। भारत का संविधान दिवस को आता है, संविधान दिवस भाई कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त या 26 नवंबर? तो 26 नवंबर को जो है हमारा संविधान जो है औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए 26 नवंबर को ही हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलो, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है। हमको 100वां संशोधन क्या देता है ये पूछा जा रहा है। देखो भाई, जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों का विनियमन,
भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, यही तो था जिसकी वजह से जो है 100वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो बांग्लादेश के कुछ हिस्से जो थे भारत में मिला लिए गए थे और भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश में शामिल किए गए थे, जमीनों का हस्तांतरण किया गया था। चलो, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक के हितों की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 29 जो है आपका वो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से संबंधित है। बाकी अनुच्छेद 42 आपका जो है राज्य काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध है। ठीक, 18 में यह अनुच्छेद जो है उपाधियों के अंत से रिलेटेड है और 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से मना करने के लिए है। 24 नंबर देखो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? कौन थे वो? तो एच.जे. कानिया, दीपक मिश्रा, जे.एस. खेहर, टी.एस. ठाकुर। तो जे.एस. खेहर थे जिन्होंने जो है ये 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जिसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण मिला। ठीक, प्रधान न्यायाधीश कौन थे? जे.एस. खेहर। इन्हीं की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 9 सदस्यों के एक स्वर में निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? अच्छा भाई, बी.आर. अम्बेडकर, ए.के. गोपालन, एस. राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। विपक्ष के नेता जैसे अभी भारत में जो है विपक्ष के नेता, जैसे अगर मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो विपक्ष में जिसके पास सीटें होती हैं विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता क्या होता है? आपका कैबिनेट मंत्री के बराबर उसको दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो कौन थे ये? ए.के. गोपालन थे जो विपक्ष के नेता थे। जैसे शायद अभी इस समय पे खड़गे थे विपक्ष के नेता। चलो 26 नंबर, ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाते हैं? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी और लिम्नोलॉजी। तो जो ब्रह्मांड होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। 27 नंबर, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? अच्छा भाई, चलो देखते हैं। लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। हिमालय के 4 टुकड़ों में बटा है, ये आपको पता है। ठीक है, बहुत अच्छे से। और ये किसका हिस्सा हो जाता है? तो ये लघु हिमालय का हो जाता है। बाकी पीर पंजाल पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, महाभारत पर्वत जो है नेपाल में, नागटिप्पा पर्वत वो भी नेपाल में, और मसूरी पर्वत वो उत्तराखंड में पड़ता है जो देहरादून में है स्थित। ठीक, चलो 28 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है कि कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और भूमध्य रेखा गुजरती है? दोनों कर्क और मध्य जो है दोनों कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। तो भैया अफ्रीका है। कौन सा? अफ्रीका देश ऐसा है जहाँ पे मतलब एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है एकमात्र जहां से कर्क और मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। भूमध्य रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और उसके उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। चलो 29 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द इज सेम। यदि खाली जगह समान है तो वह पिंड तापीय समय में होंगे। क्या? तापमान, ऊष्मा की मात्रा और मास यानी कि समूह, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो क्या होते हैं? ये टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर समान है तो पिंड तापीय समय में होंगे। चलो आखिरी सवाल है और आपको ये देखते हैं क्या लिखा हुआ। जो बेकिंग सोडा है यानी कि जो खाने वाला सोडा है उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है कि यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ये आपको तीसरे ऑप्शन पे दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 23 तारीख वाला, चाहे लैब अटेंडेंट हो आपका, चाहे 24 तारीख का ये असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, दोनों के लिए आपको भैया ऑल दी बेस्ट। आप दोनों एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करके आएँ, अच्छे से फोड़ के आएँ और दुआ करेंगे कि आप लोगों को भैया आप जो मेहनत करके गए हैं आपको उसके फलस्वरूप वही आपको जो है मिले जिसके लिए आपने मेहनत की है और आप सभी लोग सक्सेस हो।
इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।